स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत में राज व्यवस्था और शासन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से वित्त आयोग यानी फिनेंस कमीशन। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 280 किसके अंतर्गत आता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हमारे संविधान में एक भाग है, भाग संख्या 12। देखिए, भाग संख्या 11 तो है संघ राज्य संबंध। तो संघ राज्य संबंधों में फिर वहाँ प्रशासनिक और विधायी संबंध दोनों दे दिए गए हैं। 256 से 263 तक ये आ जाते हैं। मतलब 245 से शुरू होते हैं, 245 से 263 तक एक पूरा भाग है 11। तो 245 से 255 तक तो जो है वो विधायी संबंध हो गए। 256 से 263 तक जो है प्रशासनिक संबंध हो गए। अब 264 से लेकर के 300 तक जो है, 264 से लेकर के 300A तक जो है भाग संख्या 12 है। भाग 12 में 264 से शुरू करके 293 तक जो है राज्य, संघ और राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। 264 से 293 तक किसकी चर्चा की गई है? उसकी चर्चा की गई है संघ राज्य वित्तीय संबंधों की 293 तक। 294 से 300 तक जो है वहाँ पर सरकार के अधिकार और दायित्व दे रखे हैं, और 300 का जो है संपत्ति का अधिकार ये दे रखे हैं। भाग 12 में 3 बड़े बड़े अध्याय यहाँ पर हैं। 3 बड़े अध्याय में पहला है संघ राज्य वित्तीय संबंध 264 से 293 तक, और 294 से 300 तक है सरकार के अधिकार और दायित्व, और उसी के बाद जो है 300 का जो है संपत्ति का अधिकार है। तो सबसे पहले ये देखेंगे भाग 12 में जो 264 से लेकर के 300A तक जो पूरा भाग है उसमें 280 क्या कहता है? अनुच्छेद 280 जिसके बारे में क्या लिखा गया है? वित्त आयोग की वहाँ पर जिक्र किया गया है 280 में, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ 279 का में लिखा गया है वस्तु और सेवा कर परिषद, जो आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 280 है उसकी चर्चा की गई है भाग संख्या 12 में, इसको आपको समझना है। तो संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। यानी कि एक वित्त आयोग बनता है, और ये वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति इसका गठन करता है। अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब संरचना समझते हैं सबसे पहले वित्त आयोग की। और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया भाग संख्या 12 में इसका जिक्र किया गया है। संरचना: वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती हैं। 4 एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है वित्त आयोग के सदस्यों की, और इनके जो 5 वर्ष हैं, 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी किया जा सकता है। संविधान ने संसद के इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। किसको? संसद को। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यता का निर्धारण किया है। इस अधिकार के तहत विशेष योग्यता का निर्धारण किया, और विशेष योग्यता वो क्या है इसको हम वित्त आयोग अधिनियम 1951 में देखेंगे। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत विस्तार से समझाया गया है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 उसके तहत इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, और अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित रूप से चुना जाना चाहिए, ठीक है। क्या निम्नलिखित 4 मामलों में चुना जाना चाहिए? मतलब सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। कौन होगा जिसको हम अन्य 4 सदस्य बना सकते हैं? पहला, किसी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का न्यायाधीश यानी जज, या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। या तो हाईकोर्ट का जज हो सकता है या कोई योग्य व्यक्ति, मतलब जनरली हाईकोर्ट का जज चुना जाता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति जैसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, उसको चुना जा सकता है। भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेषज्ञ होगा, उस व्यक्ति को
वित्त आयोग के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है, क्योंकि वित्त आयोग जो है जनरली वित्त के बारे में होता है और वित्त का मामले का विशेषज्ञ उसके रूप में चुना जा सकता है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन या वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। प्रशासन का अनुभव होगा, वो वित्त के मामलों को भी जानता ही होगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो उसको भी चुना जा सकता है, क्योंकि अर्थशास्त्र जनरली इकोनॉमिक्स के बारे में ही होती हैं। अब हम समझेंगे वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करता है। पहला, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। पहला तो वित्त आयोग का जो काम है राष्ट्रपति को सिफारिश करना। राष्ट्रपति को वित्त आयोग सिफारिश करता है कि संघ और राज्यों के बीच में जो टैक्सेज हैं उनका वितरण, शुद्ध आगाम जो उसके होते हैं उनका वितरण किस प्रकार से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करेंगे, और राज्यों के बीच में ऐसे आगमों का आवंटन। ठीक है। दूसरा, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, यानी उन सिद्धांतों के बारे में भी वित्त आयोग बताता है जो भारत की संचित निधि जो हैं उसमें से राज्यों की टैक्स जो कलेक्शंस हैं उसमें सहायता के अनुदान को शासित करने के सिद्धांत। इसके अलावा वित्त आयोग का कार्य है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्यों में जो वित्त आयोग होते हैं उनके आधार पर जो सिफारिशें की है राज्यों के वित्त आयोगों ने, उनके आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय, यानी राज्य वित्त आयोग मान लो राज्य में पंचायतों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए अनुपूर्ति के लिए जो राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक जो उपाय होते हैं उनके बारे में भी बताता है। चौथा है, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 1960 तक आयोग असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियां की एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता है। संविधान के अनुसार ये सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती रही है। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि राज्य वित्त आयोग में सिफारिशों के आधार पर नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए, अनुपूर्ति के लिए, राज्य संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय बताता है वित्त आयोग। तो 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था, और 73वें के द्वारा पंचायतों के लिए और 74वें के द्वारा नगर पालिकाओं के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसका संरक्षण प्राप्त हुआ। और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं उनको मानने के बाद भी उसी के तहत जुड़ी। 1960 तक क्या हुआ था, असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों की एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के सुझाव भी देता था 1960 तक ये आयोग। असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, एक तो असम जो ऊपर हैं, बिहार और ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे पहले बिहार से शुरू करते हैं, बिहार, फिर ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम ऊपर की तरफ। इनमें प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में, निर्यात यानी बाहर एक्सपोर्ट करने वाले जो उनकी जो फीस होती थी उस शुल्क में निवल प्राप्तियाँ, जो भी प्राप्तियाँ होती थी निवल प्राप्तियाँ, उनकी एवज में दी जाने वाली सहायता राशि, निवल प्राप्तियों की एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था 1960 तक ये आयोग। निवल प्राप्ति का मतलब कुल प्राप्ति, निवल का अर्थ होता है कुल। ठीक है। और एवज का मतलब यहाँ क्या है, देखिए एवज शब्द जो है ना, इस एवज शब्द का अपना अर्थ है, क्योंकि शब्दों का अर्थ समझना आपको ज़रूरी है। एवज का अर्थ है प्रतिफल या प्रतिकार या बदले। मतलब ये है कि निर्यात शुल्क जो निर्यात करते थे, निर्यात शुल्क में जो कुल प्राप्ति होती थी उसके बदले में, उसकी एवज में, मतलब उसके बदले में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था। असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से जो भी जूट उत्पाद बाहर निर्यात किए जाते थे, उन निर्यात की बदले, उस निर्यात के बदले में जो भी प्राप्ति होती थी उसके बारे में सहायता राशि देने के बारे में बात करता था कि कितनी सहायता राशि इसके बदले दी जानी चाहिए। इन राज्यों के लिए ये वित्त आयोग सुझाव देता था। ये सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती रही। 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती रही। अस्थायी रूप से मतलब शुरुआत में ये स्थायी नहीं था कि 1950 से 1960 तक दी जाएगी।
लेकिन बाद में ये अचानक से बंद होगी तो फिर ये अवधि 10 वर्ष तय होगी, इसलिए इसके बारे में लिखा गया कि अस्थायी अवधि के लिए दी जाती रही। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। आयोग किसको देगा रिपोर्ट? राष्ट्रपति को। जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति इनके सदस्यों को नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं, राष्ट्रपति को इनको सौंपनी होती है रिपोर्ट। जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखते हैं, राष्ट्रपति दोनों सदनों में रखते हैं, संसद के लिए समक्ष ले जाकर के रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन भी, इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है। मतलब एक तो रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष, रिपोर्ट के संबंध में आकलन जो है उसका संबंधी ज्ञापन भी साथ में होता है, और उठाए जाने वाले कदमों का विवरण भी इसके साथ होता है। मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का एक तो पूरा मूल्यांकन दे रखा है, और मूल्यांकन के बाद उसका सोल्यूशन भी उसके साथ दिया जाता है। अब हम समझते हैं सलाहकारी भूमिका। ये स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती हैं, अनिवार्य नहीं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, ये केंद्र राज्य सरकार पर निर्भर करता है, वह राज्य सरकारों को भी दी जाने वाली सहायता से संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करें। इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में ये नहीं बताया गया कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी, और आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राज्य द्वारा प्राप्त धनराशि को लाभकारी मामलों में लगाने का उससे अधिक विधिक अधिकार होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब ये है कि यह है कि संविधान में नहीं बताया गया कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी, और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उससे विधिक अधिकार होगा। ऐसा नहीं लिखा गया आयोग के बारे में, ठीक है। इस संबंध में डॉक्टर पीवी राजा मन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा, चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय, क्योंकि इसका जिक्र संविधान में डायरेक्ट मिलता है किसी अनुच्छेद में, इसलिए संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है। अर्ध न्यायिक कार्य करने का मतलब है न्याय के मामले में आधा न्याय करने वाला कार्य। अर्ध न्यायिक मामला करता है, अर्ध न्यायिक कार्य करता है, और उसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण न हो। ऐसा इसके अध्यक्ष, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर पीवी राजा मन्ना, उन्होंने ऐसा कहा। भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है। किस बात की परिकल्पना की गई? ध्यान दीजिएगा कि वित्त आयोग जो होता है भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। राजकोषीय संघवाद का मतलब है राज्यों और संघ के बीच में जो कोष है उस कोष का संतुलन, ठीक है। राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। यद्यपि 2014 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग गैर सांविधानिक और गैर सांविधिक निकाय के प्रादुर्भाव के साथ केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों 2014 में पूर्ववर्ती योजना आयोग जो है में इसकी भूमिका में कमी आई है। 2014 में जो योजना आयोग था वो नीति आयोग बन गया, ठीक। एक नई संस्था 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI नीति जो योजना आयोग के स्थान पे था। पूर्ववर्ती योजना आयोग गैर सांविधानिक और गैर सांविधिक निकाय के प्रादुर्भाव के साथ ही 2014 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग और गैर संवैधानिक और प्रादुर्भाव के साथ राज्य वित्त आयोग में इसकी कमी आई है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्यों और उत्तरदायित्वों की अतिव्याप्ति को बताया है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बताई गई, नीति आयोग, ठीक। मतलब यह है कि 2014 तक जो योजना आयोग था वो नीति आयोग बन गया। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति NITI बना। जो गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय हुआ उससे केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में जो वित्त आयोग की जो भूमिका थी उसमें कमी आई है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार। उन्होंने संघीय राजकोषीय अंतरणों में
पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की अतिव्याप्ति को बताया है। डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार क्या कहते हैं कि जो पहले योजना आयोग था और जो वित्त आयोग हैं, पूर्ववर्ती योजना आयोग और वित्त आयोग हैं, उनके बीच कार्य जो हैं उत्तरदायित्वों की जो अतिव्याप्ति होती हैं वो हो रही है यहाँ पर, ये ऐसा बताया है डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार ने। और योजना आयोग के स्थान पे अब तो नीति आयोग बन गया, तो यूँ कह सकते हैं कि नीति आयोग और वित्त आयोग के बीच में कार्यों की अतिव्याप्ति देखी गई है। इसके अध्यक्ष जो हैं बन गए हैं। अब 2019 में जो इसके अध्यक्ष बने हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, 2019 के इसके अध्यक्ष कौन हैं? इससे पहले मैं आपको सारे अध्यक्षों की जानकारी बता देता हूँ। प्रथम इसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। 1951 से 1952 में इन्होंने रिपोर्ट दी और 1955 तक ये रहे थे। रिपोर्ट जमा कराने का वर्ष जो है 1951 में बने, अगले साल होगी। रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष जो है 5 वर्ष के बाद होता है। 1956 में द्वितीय अध्यक्ष जो के संथानम में वो बने, 1956 में बने और नियुक्ति वर्ष 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तृतीय वर्ष ए.के. चंदा 1960 में बने, 1961 में इन्होंने रिपोर्ट जमा कराई और 1962 से 66 तक जो है रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष माना जाता है। फिर चतुर्थ जो है डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, जैसे मैंने बताया पहले 1964 में इनकी नियुक्ति होती है, 1965 में ये रिपोर्ट जमा कराते हैं। 66 से 69 तक जो है इनका वर्ष माना जाता है। 66 से 69, 66, 67, 68, 69, 4 साल के लिए ये हो जाता है। और नियुक्ति 1 वर्ष बाद रिपोर्ट जमा कराते हैं, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल माना जाता है। यानी कि 51 में बने तो 51 के वर्ष की नियुक्ति मानी जाती हैं, तो 52 से 57 तक का टाइम पीरियड इनका रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष माना जाता है। ठीक है, 5वें हैं महावीर त्यागी अध्यक्ष, 6ठे ब्रह्मानंद रेड्डी, 7वें हैं जे.एम. सेलात, 8वें हैं वाई.वी. चौहान और 9वें हैं एन.के.पी. साल्वे, 10वें के.सी. पंत, 11वें ए.एम. खुसरो, 12वें डॉक्टर सी. रंगराजन, 13वें हैं विजय केलकर और 14वें हैं वाई.वी. रेड्डी, 15वें हैं एन.के. सिंह। वाई.वी. केलकर ये 2007 से 7 में नियुक्ति होती है, 2009 में रिपोर्ट जमा करवाते हैं। ये 2010 से 2015 का टाइम पीरियड इनका रिपोर्ट का टाइम माना जाता है। अब देखिए वित्त आयोग के बारे में 2 अनुच्छेदों की जानकारी होती है, 280 और 281 की। 280 में बताया गया वित्त आयोग के बारे में और 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाओं के बारे में कहा गया है। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हो जाता है।